पाकिस्तान चाइना दोस्ती शहद से भी ज्यादा मीठी, समंदर से भी ज्यादा गहरी, हिमालय से भी ऊंची और स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। या इस दोस्ती में भी कुछ ट्विस्ट है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम इस ऑल वेदर फ्रेंडशिप को डिकोड करेंगे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान और चाइना के माबैन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का आगाज 21 में 1951 में एस्टेब्लिश हुए, जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की आज़ादी के महज 3 महीने बाद पाकिस्तान का पहला हाई लेवल डेलीगेशन चाइना के विजिट पे जाता है। 1950 में पाकिस्तान तीसरा नॉन कम्युनिस्ट और इस्लामिक दुनिया का पहला मुल्क बनता है जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, और पाकिस्तान अपना पहला डेलीगेशन चाइना को 4 जनवरी 1950 को भेजता है। 1955 में चाइना की वाइस प्रेसिडेंट सोंग चिंगली चीन की तरफ से पहले हाई लेवल ऑफिशियल विजिट पे पाकिस्तान आती है, और अगले साल 1956 में पाकिस्तान के वजीर आजम हुसैन शरीफ सोहरावर्दी पाकिस्तान की तरफ से पहले हाई लेवल ऑफिशियल विजिट पे चाइना जाते हैं। 1963 में पाकिस्तान के तब वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो चाइना के विजिट पे जाते हैं, और 1963 में पाकिस्तान और चाइना के माबैन पीसफुली बॉर्डर एग्रीमेंट हो जाता है। याद रहे कि इससे एक साल पहले 1962 में इंडिया और चाइना के माबैन बॉर्डर एग्रीमेंट पे एक जंग होती है। पाकिस्तान चाइना का वाहिद हमसाया मुल्क है जिसका चाइना के साथ कभी भी बॉर्डर को लेकर इशू नहीं रहा। 1964 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA ने अपनी फ्लाइट का आगाज बीजिंग की तरफ रवाना किया, और पाकिस्तान पहला नॉन कम्युनिस्ट मुल्क बना जिसने बीजिंग को फ्लाइट का आगाज किया। 1970s में पाकिस्तान की मदद से फर्स्ट एवर US चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का आगाज होता है, जब उस वक्त के US के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं। 1976 में साइंटिफिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन के एग्रीमेंट के तहत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स चाइना जाना शुरू करते हैं, और इस पर पाकिस्तान के 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स चाइना में हायर क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं। 1978 में पहली बार कराकोरम हाईवे को ऑफिशियली ओपन किया जाता है, जो नॉर्दर्न पाकिस्तान को चाइना के वेस्टर्न सूबों के साथ जोड़ती है। 1989 में एक एग्रीमेंट के तहत चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है, और 99 में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान और चाइना JF-17 थंडर जहाज की जॉइंट प्रोडक्शन का आगाज करते हैं। ये JF-17 थंडर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का एक बैकबोन है। 2001 में जू रोंगजी पाकिस्तान के विजिट पे आते हैं और पाकिस्तान चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 50 साल को सेलिब्रेट करते हैं। 2010 में JF-17 थंडर जेट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाता है, और अब पाकिस्तान JF-17 तैयारों को बाकायदा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2013 में पाकिस्तान चाइना प्रोमैस का सबसे अहम साल होता है, जब पाकिस्तान और चाइना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यानी CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन करते हैं। ये CPEC चाइना के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा बन जाता है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में पाकिस्तान गवादर की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को सौंप देता है। गवादर एयरपोर्ट 2030 में अपनी कंप्लीशन मुकम्मल होने के बाद वर्ल्ड ट्रेड का एक इकोनॉमिक हब साबित होगी। $60 बिलियन के CPEC के प्रोजेक्ट में चाइना का वेस्टर्न सूबा खासकर पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट होगा, और ग्वादर पोर्ट इंडियन ओशन पे बनी हुई है, यानी चाइना की गर्म पानियों तक रसाई मुमकिन हो जाएगी, जिससे चाइना को मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में बायलैटरल ट्रेड में मदद मिलेगी, और बदले में पाकिस्तान में एक वसी पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होगा। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से सिर्फ 15 साल हो गए। 2015 to 2030 2.3 मिलियन जॉब्स पैदा होंगी, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड का 1/4 यानी 1/4 जरूरियात भी इसी से पूरी होंगी, और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल बेस इकोनॉमी में चेंज हो जाएगी। काफी एक्सपर्ट्स CPEC को मार्शल प्लान की तरह देखते हैं। जी, मार्शल प्लान में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न यूरोप की असिस्टेंस की थी, जिससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो गई थी। ग्वादर पोर्ट बनने से चाइना स्टेट ऑफ मलाक्का, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के माबैन है, स्टेट ऑफ मलाक्का इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। चाइना स्टेट ऑफ मलाक्का को बाईपास करके अरेबियन सी यानी गर्म पानी को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि किसी जंग की सूरत में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड का हिस्सा है
वो स्टेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चाइना की इकोनॉमी बहुत हर्ट हो सकती है। सी पैक से पाकिस्तान की सालाना इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 2.5% तक बढ़ेगी। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है, अकॉर्डिंग टू IMF, पाकिस्तान के एक्सटर्नल फॉरेन डेप्थ इस वक्त $126 बिलियन है, जिसमें से चाइना के लोन $30 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दिए गए लोन $7.8 बिलियन का भी 3 गुना है। और ये चाइना के दिए हुए लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के दिए हुए लोन से भी बहुत ज्यादा है। इशू ये है, ये जो चाइनीज लोन है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं और इन पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर चाइना के जो लोन पे इंटरेस्ट रेट 4.5 से 6% तक होता है। और अगर इसको लोन देने वाली एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF से कंपेयर किया जाए तो उनके लोन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और उनकी इंटरेस्ट रेट भी 3% से कम होता है। एक अमेरिकन स्टेटमैन जॉन एडम, जो कि 1897 से लेकर 1901 तक अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ने कहा था कि 2 तरह से आप मुल्कों को फतह कर सकते हैं, या तलवार से या कर्जे देकर। हैरानगी की बात यह है कि चाइना दुनिया को लोन देने वाले मेजर ममालिक में शुमार होता है। और अगर पिछले 10 साल का डाटा देखा जाए तो चाइना ने लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज को 3 गुना तक लोन्स दिए हैं, जो कि $175 बिलियन तक बनते हैं 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो क्या वजह है कि चाइना पाकिस्तान के कर्जों को रीशेड्यूल नहीं करता जब तक अमेरिका बहादुर का IMF की ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता? या क्यों चाइना पाकिस्तान के कर्जों को माफ नहीं कर देता, जैसे माजी में अमेरिका ने पाकिस्तानी कर्जों को माफ किया था? तो इसकी एक ही वजह है, वो है चाइनीज कैपिटलिज्म, जो कि किसी और कैपिटलिज्म की तरह सिर्फ प्रॉफिट को देखता है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो कि एक स्कैम है। इसमें हम चाइनीज कंपनीज को ना कि सिर्फ टैक्स में छूट देते हैं, बल्कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स चाइना से मंगवाकर हमने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दिवालिया कर दिया है। हमने सिर्फ 10 सालों में IPPs को एक्स्ट्रा पेमेंट की मद में 956 बिलियन रुपीस अदा किए हैं। अब इशू ये है कि चाहे हमें बिजली की जरूरत पड़े ना पड़े, ये थर्मल पावर प्लांट चाहे बिजली कम बनाए या ना बनाए, हमें इन 8 थर्मल प्लांट्स को पेमेंट करनी ही करनी है। इंडो पाकिस्तान वॉर्स ऑफ 1965, 1971 और 1999 की बात, जो कि कारगिल वार थे, इसमें चाइना की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ चाइना ने पब्लिकली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। 1971 की वार में जब पाकिस्तान 2 लाख हो जाता है और ईस्टर्न पाकिस्तान बन जाता है, तब उस वक्त के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे फौज खड़ी कर दें ताकि इंडिया पे प्रेशर कायम हो सके और इंडिया पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन ना कर सके। लेकिन चाइना ऐसे करने से इनकार कर देता है। 99 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दौरान कारगिल वार हो रही होती है तो चाइना का स्टांस न्यूट्रल होता है। उस वक्त के हमारे वजीर खारजा सरताज अजीज 12 जून 99 को चाइना के विजिट पे जाते हैं और उनसे सपोर्ट के लिए कहते हैं, लेकिन चाइना का ये कहना होता है कि आप निगोशिएशन के जरिए चाहे भारत के साथ अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करें बजाय कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के जरिए। नंबर 4, लो टेक। चाइना से हमें जो भी टेक्नोलॉजी इस वक्त मिल रही है वो लो टेक या सिंपल टेक्नोलॉजी है। अब आप कह सकते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को ओपनली और छुप छुपा के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, तो वो तो हाई टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ 1960s तक हाई टेक्नोलॉजी कंसीडर किया जाता था। इस लो टेक्नोलॉजी चाइना से पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गया, उसमें सेल्फ असेंबली के प्लांट, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक और फुटवेयर शामिल है। क्या यहाँ पे अगर जो भी ज़राई ज़मीन ली जाती है, उन सब्जी और फलों की शिपमेंट चाइना की मंडियों में की जाती है। इस वक्त 10 मिलियन रोहिंग्या मुस्लिम हेंग्यांग सूबे के एक कड़े स्टेट सर्विलेंस यानी हिरासती मरकज में रह रहे हैं और इनमें से 1 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम को डिटेन यानी नज़रबंद किया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें पाकिस्तानी मर्दों की 200 से भी ज़्यादा बीवियाँ शामिल हैं। रैयान 3 के मुताबिक इन कंसंट्रेशन कैंप्स में मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटीज को रिमूव करने को कहा जाता है। जैसे उनको कहा जाता है कि आपने रमज़ान के बाबरकत महीने में रोज़े नहीं रखने, आप जुम्मे के दिन उनको पोर्क का गोश्त खिलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपने दाढ़ी या ख़वातीन ने
स्कार्फ नहीं पहनने, और जो बात नहीं मानता उनकी अथॉरिटी की तरफ से उन पर इंतहाई सख्ती की जाती है। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होता है, चाहे वो चचनिया के मुसलमान हो, बोस्निया के हो, यमन के हो, फ़लस्तीन के हो या मकबूजा कश्मीर के हो, पाकिस्तान हमेशा फ्रंट से लीड करता है। और इस्लामोफोबिया को भी लेकर पाकिस्तान ने सबसे पहले तहरीक चलाई। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन को इस्लामोफोबिया पे काफ़ी कंडेम किया। इसके अलावा फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को ओपन लेटर लिखा कि वो इस्लामोफोबिया की मवाद को बैन कर सके। तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और मलेशिया की वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक इंग्लिश इस्लामिक टीवी चैनल बनाने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। तो इतना सब होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान यूं ही कर मुसलमान को सपोर्ट नहीं करता? तो उसकी है दो रीजंस। पहली रीजन ये है, पाकिस्तान रोहिंग्या के मामले को चाइना का सख्ती से इंटरनल मामला तस्वुर करता है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो चाइना के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करे। दूसरा, चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। चाइना की पाकिस्तान के लिए वही हैसियत है जो अमेरिका की इसराइल के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट हो, हर मौके पे चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। इसलिए भी पाकिस्तान रोहिंग्या के मामले में खामोश रहता है। तो इन सब सोल्यूशन का हल क्या है? नंबर 1, CPEC में पाकिस्तानी लेबर्स को भी चाइनीज लेबर की तरह मौका मिलना चाहिए और इन पाकिस्तानी लेबर्स को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो चाइनीज लेबर्स को मिलते हैं। नंबर 2, CPEC में पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल होना चाहिए। उसमें हमारी एलीट से लेकर ग्रास रूट लेवल तक शुमार होते हैं, ताकि इसमें भी लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा, खासकर बलूचिस्तान के लोगों को जॉब मिल सके। जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि ग्वादर के गरीब मछुआरों को इलीगल फिशिंग जैसे मसाइल का सामना था और उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट भी किए थे, क्योंकि उनका जो वाहिद सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर है फिशिंग, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई।